अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव सिलेक्शन जो है वो कॉर्टेक्स में हो रही है, जबकि नेगेटिव सिलेक्शन जो है वो मेडुला में होती है। तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है थाइमिक कॉर्टेक्स, ठीक है, थाइमस के कॉर्टेक्स में होती है। तो इसमें कुछ डबल पॉजिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे उन्होंने दिखाए भी हुए हैं कि CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स एक्सप्रेसिंग TCRs कैपेबल ऑफ बाइंडिंग सेल्फ MSC। तो ये वाले जो डबल पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, ये कुछ जो है वो टी सेल रिसेप्टर्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं ये आगे सेल्फ MSC को बाइंड कर सकते हैं ऑन द कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो ये बाइंड करते हैं MSC को ऑन द कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल्स, तो ये सर्वाइव करते हैं। पॉजिटिव सिलेक्शन में ये होता है कि सेल्स जो हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, जबकि नेगेटिव सिलेक्शन में ये होता है कि सेल्स या तो अपोप्टोसिस हो जाती है उनकी, यानी सेल डेथ हो जाती है, या फिर वो रेगुलेटरी टी सेल्स बन जाते हैं। तो नेगेटिव सिलेक्शन जो है वो थाइमिक मेडुला में हो रही होती है। टी सेल्स एक्सप्रेसिंग TCRs, तो इसमें जो टी सेल्स होते हैं वो TCRs एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, विद हाई अफिनिटी फॉर दी सेल्फ एंटीजेंस। और ये जो TCRs होते हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा अफिनिटी होती है सेल्फ एंटीजेंस को बाइंड करने की। अब पॉजिटिव सिलेक्शन में ये हो रहा था कि TCR जो थे वो MSC के साथ बाइंड कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव सिलेक्शन में ये हो रहा है कि जो TCRs हैं वो कुछ सेल्फ एंटीजेंस के साथ बाइंड कर रहे हैं। तो ये वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर अपोप्टोसिस होगी और दे बिकम रेगुलेटरी टी सेल्स। और रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे। टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एंटीजेंस, अब ये जो सेल्फ एंटीजेंस हैं ये कौन से हो सकते हैं, ठीक है। टिश्यू रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एंटीजेंस आर एक्सप्रेस्ड इन द थाइमस ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑटोम्यून रेगुलेटर। तो उन्होंने कहा है कि जो सेल्फ एंटीजेंस हैं वो थाइमस में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं एक ऑटोम्यून रेगुलेटर की मदद से, ठीक है, उसके एक्शन की वजह से। डेफिशिएंसी लीड्स टू दी ऑटोम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम 1, जिसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि ऑटोम्यून रेगुलेटर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो है वो ऑटोम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम 1 हो सकता है। क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, अब ये सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो इस सिंड्रोम के अंदर मिल रही हैं। इसमें क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, एड्रिनल इंसफिशेंसी है, और रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शंस हैं। विदाउट AIRE यानी ऑटोम्यून रेगुलेटर योर बॉडी विल चार, ठीक है। तो चार में जो है वो है एक तो क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एड्रेनल इंसफिशिएंसी और रिकरेंट कैंडिडा इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके अलावा इस डायग्राम में ये है कि अगर पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाती है तो जो CD4 पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव टी सेल है वो आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेलोटॉक्सिक टी सेल में और हेल्पर टी सेल में, ठीक है। तो इस तरह से सेलोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स बनेंगे। फिर आगे हेल्पर टी सेल्स के अंदर अगर इंटरफेरोन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हेल्पर टी सेल पे इंटरफेरोन गैमा और इंटरल्यूकिन 12 एक्ट करेंगे तो TH1 एक्टिवेट होगा, जबकि अगर इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10 एक्ट करेंगे तो TH1 एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमने देखना है कि कौन से ऐसे हैं जो एक्टिवेट करवाएंगे और कौन से ऐसे हैं जो एक्टिवेट नहीं होने देंगे। तो इसमें इंटरफेरोन गैमा, ठीक है, और इंटरल्यूकिन 12 TH1 को एक्टिवेट करेंगे और TH1 आगे इंटरफेरोन गैमा और इंटरल्यूकिन 2 की सिक्रीजन करवाएगा, और उससे जो है वो मैक्रोफेज और सेलोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिवेशन होगी। हेल्पर टी सेल्स को जो है वो इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4 एक्ट कर दें अगर, तो ये TH2 को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 4, 2 और 4 जो है वो TH2 को एक्टिवेट कर देंगे, जबकि इंटरफेरोन गैमा जो है वो इसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। इंटरफेरोन गैमा TH1 को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे जो TH2 है इसने इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 6 इनकी सिक्रीजन करनी है 10 और 13 की, 4, 5, 6, 10 और 13। तो इसने एक्टिवेट करना है योसिनोफिल्स को और और IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E को। हेल्पर टी सेल्स पे अगर TGF बीटा इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 एक्ट कर दें, ठीक है, तो TH17 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और TH17 आगे सिक्रीजन करवाएगा इंटरल्यूकिन 17 की, इंटरल्यूकिन 21, इंटरल्यूकिन 22, 17, 21, 22। इसकी जो इनएक्टिवेशन है वो इंटरफेरोन गैमा ने करवानी है और इंटरल्यूकिन 4 है,
ठीक है। तो सबसे पहले इनएक्टिवेशन इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 10 ने करवाई, फिर उसके बाद इनएक्टिवेशन इंटरफेरॉन गैमा ने करवाई। अब इंटरल्यूकिन 4 और इंटरफेरॉन गैमा दोनों ने करवानी है TH17 के इनएक्टिवेशन। अगर हेल्पर टी सेल पे जो है वो लिम्फ नोड्स के अंदर TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 2 एक्ट कर दें तो ड्रग एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। और ड्रग ने फिर आगे सिक्रीजन करवानी है TGF बीटा की, इंटरल्यूकिन 10 की और इंटरल्यूकिन 35 की। ठीक है। इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 35 और TGF बीटा। ठीक है। और इसकी जो सिक्रीजन जो इसको रोकने वाला है उसमें इंटरल्यूकिन 6 है। ठीक है। इंटरल्यूकिन 6। ठीक है। तो इस डायग्राम को ऐसे टेज याद रखना होगा। तो बेहतर यह है कि इसकी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के, और जो भी मुश्किल टेबल्स और इस तरह की डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के तो अपने सामने किसी दीवार पे या स्टडी टेबल जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लें, ताकि चलते फिरते इन चीज़ों पे नज़र पड़ती रहे। उसके बाद आता है ये नेगेटिव सिलेक्शन। तो नेगेटिव सिलेक्शन में हमने देख लिया कि थाइमिक मेडुला में होती है। इसके अलावा एक और पिक्चर है जिसको देखकर हमें ये पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट की समझ आ सकती है। तो यहाँ पे है व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ टी सेल्स इन पॉजिटिव सिलेक्शन। टी सेल्स इन द थाइमस डेट बाइंड मॉडरेटली टू द MSC कॉम्प्लेक्सेस रिसीव सर्वाइवल सिग्नल्स। तो ये होता है कि जो टी सेल्स होते हैं थाइमस के अंदर, अगर वो MSC कॉम्प्लेक्सेस के साथ मॉडरेटली बाइंड करें तो फिर उनको सर्वाइवल सिग्नल्स रिसीव हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव सिलेक्शन हो जाती है। However, T cells whose TCRs bind too strongly to the MSC complexes, लेकिन वो T cells जिनके TCRs यानी T cell receptors बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली MSC complexes के साथ बाइंड कर लेंगे एंड विल लाइकली बी सेल्फ रिएक्टिव। ठीक है। या फिर वो सेल्फ एंटीजेंस के साथ जो है वो बाइंड करें, आर किल्ड इन द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन। तो वो जो है वो नेगेटिव सिलेक्शन के प्रोसेस में किल्ड हो जाएंगे। तो यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। तो पॉजिटिव सिलेक्शन में सेल्स सर्वाइव करेंगे और जो नेगेटिव सिलेक्शन है उसमें सेल्स जो है वो उनके अपॉप्टोसिस हो जाती है। तो अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि नेग्लेक्ट पॉजिटिव सिलेक्शन और नेगेटिव सिलेक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि जो DC है ये डेंड्रिटिक सेल है, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और जो DP है वो डबल पॉजिटिव सेल है। तो यहाँ पे ये हुआ कि जब इनकी बाइंडिंग जो है वो, जब इनकी TCR सिग्नलिंग जो है वो इनसफिशेंट होगी, ठीक है, तो फिर डेथ हो रही होगी। पॉजिटिव सिलेक्शन में जो है वो TCR सिग्नलिंग जो है वो होती है लेकिन वीक होती है, और नेगेटिव सिलेक्शन में TCR सिग्नलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तब भी डेथ हो जाएगी। तो हमने देखा है कि अगर TCR जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली MSC के साथ बाइंड कर लेंगे तो फिर उनकी नेगेटिव सिलेक्शन हो जाती है, और अगर वो वीकली बाइंड करेंगे तो फिर उनकी पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, क्योंकि इस तरीके से उन्हें सर्वाइवल सिग्नल मिल जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैक्रोफेज लिम्फोसाइट इंटरेक्शन। ठीक है। लिम्फोसाइट के साथ मैक्रोफेज की जो इंटरेक्शन होती है। TH1 सेल सिक्रीट्स इंटरफेरॉन गैमा। ठीक है। TH1 सेल जो है वो एक लिम्फोसाइट है। ठीक है। TH हेल्पर टी सेल की टाइप है। इसने इंटरफेरॉन गैमा को सिक्रीट कर दिया, विच एनहांसेस द एबिलिटी ऑफ मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। इंटरफेरॉन गैमा ने आके मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की एबिलिटी को इन्हांस किया टू किल माइक्रोब्स से इंजेस्ट। ठीक है। तो ताकि वो उन माइक्रोब्स को किल कर सके जिसको भी ये इंजेस्ट करेंगे। दिस फंक्शन इज आल्सो इन्हांस बाय द इंटरेक्शन ऑफ टी सेल CD40 लिगेंड विद CD40 ऑन द मैक्रोफेजेस। तो ये जो फंक्शन है ये इन्हांस हो सकता है अगर टी सेल के CD40 लिगेंड की इंटरेक्शन हो जाए मैक्रोफेज के CD40 के साथ। मैक्रोफेजेस आल्सो एक्टिवेट लिम्फोसाइट्स बाय द एंटीजन प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो TH1 सेल्स हैं वो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि वो अपनी किलिंग और इंजेस्टिंग माइक्रोब्स वाला फंक्शन अच्छे से कर सकें। और ये फंक्शन इनका इन्हांस हो सकता है अगर CD40 लिगेंड ऑन द टी सेल, ठीक है, बाइंड विद द CD40 ऑन दी मैक्रोफेज। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैक्रोफेज भी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं वाया दी एंटीजन प्रेजेंटेशन। अगर मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटेशन करें तो ये भी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये दे किल द वायरस इन्फेक्टेड न्यूप्लास्टिक एंड द डोनर ग्रैब सेल्स बाय इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है वो एक तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करते हैं, एक न्यूप्लास्टिक सेल्स को किल करेंगे, और एक ये डोनर ग्राफ्ट सेल्स को जो है वो किल करते हैं बाय इंड्यूसिंग अपोप्टोसिस। 3 किस्म के सेल्स जो हैं वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो किल कर सकते हैं। एक इसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, एक न्यूप्लास्टिक सेल्स हैं और एक डोनर ग्राफ्ट सेल्स हैं। ठीक है, तो रिलीज साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग प्री फॉर्म्ड प्रोटीन्स। इन्होंने कुछ जो है वो साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करवाने होते हैं जिसके अंदर पहले से ही बने हुए प्रोटीन्स मौजूद हैं, परफोरिन और ग्रैंजाइम भी। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैव द CD8 विच बाइंड्स टू द, तो इनके अंदर जो है वो CD8 भी होता है जो बाइंड करता है MSC1 को ऑन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर MSC1 होगा और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर CD8 होगा, तो CD8 जो है वो MSC के साथ बाइंड कर लेगा। इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल कर सकेंगे। अब रेगुलेटरी टी सेल्स को देखते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव सिलेक्शन हो रही है तो या तो अपोप्टोसिस होगी या फिर सेल जो है वो टी सेल्स जो है वो रेगुलेटरी टी सेल्स बन जाते हैं। तो ये रेगुलेटरी टी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प मेंटेन स्पेसिफिक इम्यून टॉलरेंस। तो ये इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन रख रहे होते हैं बाय सप्रेसिंग CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव टी अफेक्टर फंक्शन है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने टी सेल्स के CD4 और CD8 के टी सेल्स जो हैं उनके फंक्शंस को सप्रेस कर देते हैं ताकि टॉलरेंस को मेंटेन कर सकें। ठीक है, ये यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं असल में। आइडेंटिफाइड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ CD3 CD4 CD25 एंड FOXP3। ठीक है, तो इसके ऊपर ना CD3 भी होगा, CD4 भी होगा, CD25 होगा, FOXP3 होगा। एक्टिवेटेड रेगुलेटरी टी सेल्स, ये जो एक्टिवेटेड रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं इनको हम ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रैक्स के बारे में पढ़ा था कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं यानी TGF बीटा और इंटरल्यूकिन 10। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्स हैं यानी वो एक्टिवेटेड रेगुलेटरी टी सेल्स हैं और ये एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इंटरल्यूकिन 10 है और TGF बीटा है। आईपैक्स इम्यून डिसरेगुलेशन पॉली एंडोक्राइनोपैथी। ठीक है, इम्यून डिसरेगुलेशन है, पॉली एंडोक्राइनोपैथी है, फिर एंट्रोपैथी है, फिर एक्स लिंक्ड सिंड्रोम। ठीक है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें FOXP3 जो है उसकी जेनेटिक डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से फिर ऑटोइम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। कैरेक्टराइज बाय द एंट्रोपैथी। ठीक है, एंडोक्राइनोपैथी। ठीक है, एंट्रोपैथी जो है वो एंट्रोसाइट्स जो हैं उनकी डिसफंक्शन हो जाता है इसमें, और एंडोक्राइनोपैथी में यानी एंडोक्राइन सेल्स की हो जाता है। नेल डिस्ट्रोफी हो जाती है, डर्माटाइटिस एंड अदर ऑटोम्यून डर्माटोलॉजिक कंडीशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ इन मेल इन्फेंट्स। ठीक है, तो इसको हम आईपैक्स कहते हैं यानी इम्यून डिसरेगुलेशन पॉली एंडोक्राइनोपैथी एंट्रोपैथी पॉली एंडोक्राइनोपैथी एंट्रोपैथी एक्स लिंक्ड। तो इसमें FOXP3 की डेफिशिएंसी है तो ऑटोइम्यूनिटी हो रही है, तो इसमें जो है वो एंडोक्राइनोपैथी भी है, एंट्रोपैथी भी है, नेल डिस्ट्रोफी है, डर्माटाइटिस और अदर डर्माटोलॉजी कंडीशंस हो रही होंगी एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ इन मेल इन्फेंट्स, और मेल इन्फेंट्स में डायबिटीज़ हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं T एंड द B सेल एक्टिवेशन। तो हमने T सेल्स की मैचुरेशन को देख लिया था, अब इनकी एक्टिवेशन कैसे होती है वो देखेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है उनका बड़ा रोल होता है T सेल्स और B सेल्स को एक्टिवेट करने में। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं इसमें कौन कौन से सेल्स आते हैं, B सेल्स। ठीक है, B सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आ रहे हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, लैंगरहांस सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। 2 सिग्नल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द T सेल एक्टिवेशन, B सेल एक्टिवेशन एंड क्लास स्विचिंग। ठीक है, तो 2 सिग्नल्स उन्होंने कहा हमें चाहिए होते हैं T सेल्स की एक्टिवेशन के लिए, B सेल्स की एक्टिवेशन के लिए और क्लास स्विचिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं T सेल एक्टिवेशन। ठीक है, तो T सेल एक्टिवेशन में क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंजेस्ट एंड प्रोसेस एंटीजन। सबसे पहले यहाँ पे ये डेंड्रिटिक सेल शो किया हुआ है, इसने एंटीजन को जो है वो इंजेस्ट कर लिया, फिर प्रोसेस किया एंड देन माइग्रेट्स टू द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल ने जो है वो एंटीजन को इंजेस्ट किया है, प्रोसेस किया है और फिर ड्रेनिंग लिम्फ नोड में चला गया। T सेल एक्टिवेशन सिग्नल 1,
तो इसमें जो है वो एक्सोजीनस एंटीजन इज़ प्रेजेंटिंग ऑन दी MSC2। तो इसके ऊपर जो है वो एक MSC2 होता है, ठीक है। MSC2 के ऊपर जो है वो एक एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंट हुआ है एंड रिकोगनाइज, तो फिर ये रिकोगनाइज हुआ है बाय द टी सेल रिसेप्टर ऑन द TH यानी CD4 पॉजिटिव सेल, ठीक है। तो ये था टी सेल का रिसेप्टर। टी सेल एक्टिवेशन में क्या हुआ कि एक्सोजीनस एंटीजन इज़ प्रेजेंटिंग, ठीक है। एक्सोजीनस एंटीजन प्रेजेंट हुआ MSC2 के ऊपर और इसको जो है वो टी सेल रिसेप्टर ऑफ दी CD4 पॉजिटिव टी सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। एंडोजीनस और द क्रॉस प्रेजेंटेड एंटीजन इज प्रेजेंटिंग ऑन दी MSC1। वो जो एंडोजीनस और क्रॉस प्रेजेंटिंग एंटीजन होता है वो MSC1 पे प्रेजेंट होता है टू द TCCD8 पॉजिटिव टी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ जो है वो MSC2 वाला और एक्सोजीनस एंटीजन का यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है डायग्राम के अंदर। प्रोलिफ्रेशन एंड सर्वाइवल सिग्नल, पहला सिग्नल तो था ना टी सेल के एक्टिवेशन वाला, अब दूसरे सिग्नल में क्या है कि प्रोलिफ्रेशन एंड सर्वाइवल यानी को स्टिमुलेटरी सिग्नल बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द B7 प्रोटीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक और सिग्नल है जैसे हम कहते हैं को स्टिमुलेटरी सिग्नल। तो इसमें जो B7 प्रोटीन है और डेंड्रिटिक सेल में वो बाइंड कर रहा है विद द CD28 ऑन द नेव टी सेल, ठीक है। जो नेव टी सेल है उसने CD28 को प्रेजेंट किया हुआ है, जबकि डेंड्रिटिक सेल ने CD80/86 जैसे B7 भी कहते हैं, ठीक है, CD80/86 के साथ जो है वो बाइंड किया हुआ है। ये को स्टिमुलेटरी सिग्नल है जिसकी वजह से प्रोलिफ्रेशन होगी और सर्वाइवल होगा। एक्टिवेटेड TH सेल प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस। अब ये जो टी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेगा साइटोकाइंस को। TC सेल एबल टू रिकॉग्नाइज एंड किल वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो ये जो नेव टी सेल है ये TH सेल भी हो सकता है, TC सेल भी हो सकता है, यानी हेल्पर टी सेल भी हो सकता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल भी ये हो सकता है। तो अगर ये TH सेल है और ये एक्टिवेट हो गया है तो ये साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये TC सेल है और ये एक्टिवेट हो गया है तो ये रिकॉग्नाइज करेगा और किल करेगा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। तो ये उन्होंने जो नेव टी सेल है इसका मतलब है कि ये कोई भी किस्म का सेल हो सकता है, ठीक है। तो ये CD4 और CD8 दोनों को प्रेजेंट करता हो सकता है। और एंटीजन यहाँ पे जो डेंड्रिटिक सेल है जो कि असल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है MSC2/1, यानी कि ये भी दोनों किस्म के MSC को प्रेजेंट कर सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा किस तरीके से टी सेल की एक्टिवेशन हो रही है कि जब कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आता है, ठीक है, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो MSC1 या 2 के ज़रिए एंटीजन को प्रेजेंट करता है, जिसको टी सेल रिसेप्टर जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर तो एंटीजन एंडोजिनस है, ठीक है, जो कि एंडोजिनस में आते हैं वायरस प्रोटीन्स वगैरह और एक्सोजिनस में बैक्टीरियल प्रोटीन्स आते हैं। तो एंडोजिनस जो है वो बाइंड करेंगे MSC1 के साथ प्रेजेंट होंगे और वो TC यानी कि CD8 को एक्टिवेट करेंगे, और जौन से इसमें एक्सोजिनस होते हैं, ठीक है, एक्सोजिनस एंटीजेंस वो MSC2 के ज़रिए बाइंड होंगे और वो TH यानी CD4 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई इनके पहला सिग्नल। दूसरा सिग्नल जो है वो एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है, ठीक है। उसमें जो है वो टी सेल जो है वो CD28 को प्रेजेंट करेगा और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो B7 को यानी CD80/86 को प्रेजेंट करेगा। इस सिग्नल के ज़रिए प्रोलिफ्रेशन एंड सर्वाइवल हो रहा होगा। फिर एक्टिवेटेड टी सेल जो है वो अपना आगे फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। अगर तो वो TH है तो वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करेगा, अगर वो TC है तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकॉग्नाइज करेगा और किल करेगा। इसके बाद हम देखते हैं B सेल एक्टिवेशन एंड क्लास स्विचिंग। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्टिवेटेड CD4 पॉजिटिव टी सेल है, ठीक है, यानी कि हेल्पर टी सेल है। तो इसने क्या किया, इसका जो टी सेल रिसेप्टर है एक इसके साथ CD4 है, ठीक है, और एक इसके CD40 लिगेंड है। तो हमने देखना है कि किस तरह से जो CD4 पॉजिटिव टी सेल होता है वो B सेल को किस तरीके से एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि TH सेल एक्टिवेशन एज अबव, ठीक है। पहले क्या होएगा कि जो TH सेल है उसकी एक्टिवेशन होगी एज अबव, यानी पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ज़रिए T सेल एक्टिवेट होगा
और फिर ये जो TH सेल है ये आगे B सेल को एक्टिवेट करेगा। तो इसने कैसे एक्टिवेट करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले तो B2 में शो किया हुआ है द B सेल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, एक एंटीजन था। ठीक है, इस एंटीजन ने जाके जो है वो बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो इसकी एंडोसाइटोसिस हो गई। ठीक है, एंटीजन ने बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है तो उसकी एंडोसाइटोसिस हो गई। ठीक है, एक्सोजेनस एंटीजन इज़ प्रेजेंटेड ऑन दी MSC2। तो ये एक्सोजेनस एंटीजन था। ठीक है, इसने जो है वो MSC2 के ज़रिए प्रेजेंट हो जाना है एंड रिकोगनाइज बाय द। ठीक है, जब ये MSC2 के ज़रिए प्रेजेंट होगा तो इसको TCR ऑन द TSL जो है वो रिकोगनाइज कर लेगा। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में है CD40 रिसेप्टर ऑन द बी सेल। ठीक है, अब CD40 का रिसेप्टर जो है वो बी सेल में होता है और ये बाइंड करेगा CD40 लिगेंड ऑन द TH सेल, जबकि CD40 लिगेंड जो है वो TH सेल पे होता है। तो इस तरीके से इन दोनों की भी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, द सेल्स सेक्रीट साइटोकाइंस दैट डिटरमाइन द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग ऑफ बी सेल्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो जो एक्टिवेटेड CD4 T सेल है इसने कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज़ करवाने होते हैं। उन साइटोकाइंस ने ये डिटरमाइन करना है कि बी सेल जो हैं वो उनकी इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास स्विचिंग को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि बी सेल्स ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी होती हैं तो उनकी जो क्लास स्विचिंग है वो इस तरीके से TH सेल्स साइटोकाइंस के ज़रिए करवा रहे होते हैं। बी सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूस IgM। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि बी सेल्स एक्टिवेट हो गई हैं और उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन M प्रोड्यूस कर दी। दे अंडरगो क्लास स्विचिंग एंड अफिनिटी मैचुरेशन। ठीक है, तो बी सेल्स ने इम्यूनोग्लोबुलिन M को प्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अब इन्होंने क्लास स्विचिंग को भी अंडरगो करना है और अफिनिटी मैचुरेशन को भी, जो कि 2 प्रोसेसेस को हम देख लेते हैं। Class switching is a process whereby the activated B cell changes its antibody production। ठीक है, तो क्लास स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो अपनी एंटीबॉडी प्रोडक्शन को चेंज करता है फ्रॉम दी IgM टू इधर IgA, IgG और IgE। यानी सबसे पहले एक्टिवेटेड बी सेल ने IgM ही को सिक्रेट करना है, लेकिन उसके बाद इस IgM को कन्वर्ट कर सकता है IgA, IgG और IgE में डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। बाय द एंड ऑफ दिस CAL यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर एंड। अच्छा, खैर इसमें हमें ये पता चल गया है कि क्लास स्विचिंग क्या होती है। तो क्लास स्विचिंग जो है वो ये होती है कि एक्टिवेटेड बी सेल्स ने IgM को प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन उसके बाद इसकी जो क्लास है वो हम कन्वर्ट करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो एक और प्रोसीजर था वो था अफिनिटी मैचुरेशन, उसको भी देख लेते हैं। Affinity maturation is a process by which the antibodies gain increased affinity। तो affinity maturation एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एंटीबॉडीज़ की जो affinity है वो इंक्रीज़ हो जाती है। avidity and the anti-pathogen activity। तो इसमें एंटीबॉडीज़ की avidity और एंटी-पैथोजन एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। एंड एज a result of somatic hypermutation of immunoglobulin genes in B cells। और ये सब कुछ हो रहा होता है सोमैटिक हाइपरमुटेशन की वजह से। ठीक है, जो कि बी सेल्स के अंदर हो रही होती है। ठीक है, सोमैटिक हाइपरमुटेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन इन बी सेल्स, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ की जो अफिनिटी है, एफिडिटी है और एंटी पैथोजन एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है कपल टू द सिलेक्शन फॉर एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, और उसके साथ ही इनकी जो है वो सिलेक्शन भी होती है फॉर दी एंटीजन बाइंडिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एंटी बॉडीज़ के साथ हो रही होती हैं। एंटीबॉडीज़ की एक्टिविटी और अफिनिटी और अफिनिटी वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ होता है और ये सब कुछ जो है वो सोमैटिक हाइपरमुटेशन की वजह से होता है। सोमैटिक हाइपरमुटेशन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट जीन सेगमेंट्स जो हैं उनकी असेंबलिंग हो रही होती है रैंडमली। तो इस तरीके से जो है वो इसमें सोमैटिक हाइपरमुटेशन हो रही होती है ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स। ठीक है, और इसके साथ ही इनकी डिफरेंट एंटीजेंस को बाइंड करने की सिलेक्शन भी जो है वो इसमें हो रही होती है कपल टू द सिलेक्शन फॉर एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर जो है इसको हम कहते हैं अफिनिटी मैचुरेशन। इसके बाद हम देखते हैं इम्यूनोलॉजी का इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सबसे पहले इसमें हम देखेंगे। तो इसमें है दी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में है फैब फ्रैगमेंट कंसिस्ट ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन्स रिकॉग्नाइजेज एंटीजेंस।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हैवी चेन है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 2 लाइट चेन्स हैं और 2 हैवी चेन्स हैं, ठीक है। हैवी चेन्स जो हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक फैब रीजन है और एक एफसी रीजन है, ठीक है। एक फैब रीजन है और एक एफसी रीजन है। फैब रीजन और एफसी रीजन के दरमियान में एक रीजन आता है, उसे हमने हिंज का नाम दिया है। इस हिंज के दरमियान में जो है वो डाइसल्फाइड 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 हैवी चेन्स के दरमियान में कितने बॉन्ड्स हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। और अगर पूछा जाए कि कितने सल्फ़र प्रेजेंट हैं तो 4 सल्फ़र बीच में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये फैब जो फ्रेगमेंट्स हैं इसमें जो है वो लाइट चेन भी है और हैवी चेन है, और इस फैब रीजन का काम ये होता है कि ये एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है। तो ये जो फैब रीजन है ये लाइट चेन्स का भी है, ठीक है, जबकि एफसी रीजन जो है वो सिर्फ हैवी चेन का है। तो ये जो ग्रीन वाली शो की हुई है ये लाइट चेन है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो फैब रीजन है वो इस तरीके से हमने देखा कि लाइट चेन का भी होता है, जबकि एफसी रीजन जो है वो लाइट चेन का नहीं होता और ना ही हिंज रीजन जो है वो इसका होता है। तो अब जो ये फैब रीजन है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वी और सी में, ठीक है। तो एक है वेरिएबल पार्ट और एक है कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट का मतलब है कि इसने कांस्टेंट ही रहना है, ठीक है। और जो एफसी रीजन है इसको भी आगे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो ये भी 2 कांस्टेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारी की सारी हैवी चेन जो है वो कांस्टेंट पार्ट CH1, ठीक है, यानी कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन 1, CH2 कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन 2 एंड कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन 3, जबकि वेरिएबल पार्ट सिर्फ एक ही है, ठीक है, VH। तो यहाँ पे जो है वो वेरिएबल पार्ट एक ही है जबकि कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे 3 है। तो लाइट चेन को देखें तो इसमें जो है वो एक लाइट चेन के अंदर जो है एक और वेरिएबल पार्ट है और एक कांस्टेंट पार्ट है। तो लाइट चेन के अंदर एक कांस्टेंट पार्ट और एक वेरिएबल पार्ट है और दोनों पार्ट जो हैं वो फैब फ्रैगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान में बॉन्ड्स जो हैं वो कितना प्रेजेंट हैं, इसमें जो है वो हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान में 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और अगर सल्फ़र पूछे जाएँ तो 2 सल्फ़र यहाँ पे प्रेजेंट हैं। द एफसी रीजन ऑफ द IgM एंड द IgG फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट। तो एफसी रीजन जो है IgM का और IgG का वो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर देता है। हैवी चेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एफसी एंड द फैब रीजन। हैवी चेन के अंदर जो है वो एफसी और फैब रीजन आता है। लाइट चेन कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली टू द फैब रीजन, ठीक है। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली कि हैवी चेन में फैब और एफसी दोनों रीजन आ रहे हैं जबकि लाइट चेन में सिर्फ फैब रीजन आता है। अब यहाँ पे जो उन्होंने एंड में करके जहाँ पे एपिटोप बाइंड हुआ हुआ है वहाँ पे ये DJH और ये दिया हुआ है JL। तो ये जो है ये चीज़ हम देख लेते हैं कि एपिटोप बाइंड करने से ये क्या चेंज यहाँ पे आया हुआ है। उससे पहले हम देखते हैं कि फैब में है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है, फैब एंटीजन फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिटरमाइंस द आइडियोटाइप यूनिक एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट। तो यहाँ पे जो है ये आइडियोटाइप को डिटरमाइन करता है फैब रीजन, और एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट है ये। ओनली 1 एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी एक्सप्रेस्ड पर बी सेल, ठीक है। तो ये हर बी सेल में जो है वो 1 एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी इंड्यूस करवाएगा। तो फैब रीजन का क्या काम होगा कि इसने जो है वो एक तो इसने एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट की तरह काम करना है, आइडियोटाइप को ये डिटरमाइन करता है, ये एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट की तरह काम करता है, और पर बी सेल में ये 1 एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को डिफाइन करेगा, ठीक है। FC पोर्शन में 5 C's हम याद रख सकते हैं। एक तो ये पोर्शन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। कार्बोक्सी टर्मिनल, इसका जो टर्मिनल है वो कार्बोक्सिल है। कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग इस पे हो रही है। कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स हैं इसमें, ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल है, कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स हैं। कन्फर्स डिटरमाइंस आइसोटाइप है, ठीक है। तो इसने आइसोटाइप को डिटरमाइन करना है। IgM और IDD एक्सेट्रा। जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें है दी एंटीबॉडी डाइवर्सिटी,
ठीक है। तो एंटीजन इंडिपेंडेंट, ठीक है, एंटीजन इंडिपेंडेंट रैंडम रिकॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी जो है वो हो सकती है, यानी डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज़ किस तरह से बनती हैं। तो एंटीजन इंडिपेंडेंट, ये जो डाइवर्सिटी इसकी होती है ये एंटीजन इंडिपेंडेंट होती है। अब एक तो इसमें है कि रैंडम रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, एक तो इसमें ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है जिसे हम वी डी जे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लाइट चेन के अंदर ये वी जे कॉम्बिनेशन होता है और हैवी चेन के अंदर ये वी डी जे, हैवी चेन के अंदर जो है वो वी डी जे है, यानी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिएट और जॉइंट, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जीन्स बाय दी रैग 1 एंड द रैग 2, ठीक है। तो एक तो इसमें रिकॉम्बिनेशंस हो रहे होते हैं डिफरेंट, हैवी चेन में वी डी जे है, लाइट चेन में वी जे है, ठीक है। और ये जो रिकॉम्बिनेशन है इसमें डिफरेंट जीन्स जो हैं वो रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है, बाय द रैग 1 एंड दी रैग 2। रैंडम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, दूसरी रीज़न है। एक तो डाइवर्सिटी की बड़ी रीज़न ये है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रही होती हैं, और यहाँ पे जो हम कह रहे थे कि एपिटोप बाइंड करने से यहाँ पे ये जो डी और जे एच लिखा हुआ था और जे एल, तो ये भी मेरे ख्याल से कोई रिकॉम्बिनेशन ही का बताया हुआ है, लेकिन इसको हम मज़ीद कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद आता है रैंडम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए। तो यहाँ पे बताया है कि डीएनए के अंदर जो है वो रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने लगेंगे ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान, बाद द टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज। तो एक एंजाइम है टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटिडल ट्रांसफरेज, इसने जो है वो रैंडम न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ऐड करवा देना है इनटू द डीएनए ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। इस तरह से भी एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ हैवी चेन्स विद लाइट चेन्स, और हैवी चेन्स जो है वो रैंडमली कंबाइन कर जाएंगे विद द लाइट चेन्स, ठीक है। तो ये इससे भी डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी, अब एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट है स्पेसिफिसिटी। तो ये एंटीजन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एंटीजन इंडिपेंडेंट थी, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो एंटीजन डिपेंडेंट है। इसमें जो पहला है वो है सोमैटिक हाइपरमोटेशन एंड अफिनिटी मैचुरेशन, ठीक है, वेरिएबल रीजन में हो रहे होते हैं। सोमैटिक हाइपरमोटेशन, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जीन सेगमेंट्स होते हैं वी डी जे, और वो रैंडमली असम्बल हो रहे होते हैं। तो ये जो हाइपर मोटेशन है और अफिनिटी मैचुरेशन का भी हमने पढ़ा था, तो ये वेरिएबल रीजन में हो रहे होते हैं और ये एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की जनरेशन करवा रहे हैं। आइसोटाइप स्विचिंग, ठीक है, आइसोटाइप स्विचिंग, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था कि बी सेल्स में हो रहा होता है कि आईजीएम बनने के बाद जो है वो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे आईजीएम के बाद वो आईजीजी बन जाएगी या आईजीई बन जाएगी, कोई भी इसमें से। तो ये सारा कुछ जो है ये कांस्टेंट रीजन में हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये सब एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसको एंटीबॉडीज़ ने चारों तरफ से बाइंड कर लिया है। तो एंटीबॉडी प्रिवेंट्स बैक्टीरियल अडेरेंस, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो सेल्स के साथ बाइंड नहीं कर पा रहा, तो इसको हम कहेंगे कि बैक्टीरियल अडेरेंस को जो है वो एंटीबॉडी ने प्रिवेंट कर दिया है। ऑप्सोनाइजेशन, एंटीबॉडी प्रमोट्स फैगोसाइटोलाइसिस, ठीक है। तो ऑप्सोनाइजेशन में क्या हुआ कि एंटीबॉडी ने बैक्टीरिया के साथ बाइंड कर लिया और फिर इसने फैगोसाइट्स के अंदर ले गई बैक्टीरिया को, और फिर यानी कि इसने फैगोसाइटोसिस को प्रमोट किया, तो इसको हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी तरह फैगोसाइट्स के अंदर इसने C3b के ज़रिए जो है वो बैक्टीरिया के बाइंड किया हुआ है। एंटीबॉडी एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट, एंटीबॉडी ने कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट कर दिया, एनहांसिंग ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, एक तो ऑप्सोनाइजेशन भी करवा रहा है यानी फैगोसाइटोसिस भी करवा रहा है, एंड लाइसिस, और लाइसिस भी हो जाएगी एट दी एंड, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया है। तो ये सारा काम भी जो है ये एंटीबॉडीज़ ने करवाया है। अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि एपिटोप के बाइंड करने से ये जो हैवी चेन और लाइट चेन में क्या ऐसा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि एपिटोप क्या होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एन एंटीजन मॉलिक्यूल टू विच एन एंटीबॉडी अटैचेज इटसेल्फ,
ठीक है, तो ये एंटीजन के मॉलिक्यूल का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करती है, उसको हम एपिटोप कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिटोप के बाइंड करने से क्या चेंजेस आए हैवी और लाइट चेन में। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि व्हाट चेंजेस अकर इन हैवी एंड द लाइट चेंज आफ्टर एपिटोप बाइंडिंग। तो इसका मुझे तो कोई सीरियस आंसर यहाँ पे जो है वो नहीं मिला, कोई सही आंसर इसका मुझे यहाँ से जो है वो नहीं मिला। तो अगर आप में से किसी को पता चले कि ये जो एपिटोप है इसने हैवी और लाइट चेन के यहाँ पे बाइंड किया है, तो उसके बाद ये डी लिखा हुआ है और जे और एच लिखा है, फिर जे एल भी लिखा है, तो इसका क्या मीनिंग है। अगर आप में से किसी को ये समझ में आए तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम देखते हैं द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स। ऑल आइसोटाइप्स कैन एग्जिस्ट एज मोनोमर्स। ठीक है, तो आइसोटाइप्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये सारी आइसोटाइप्स हैं और ये मोनोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं। मैच्योर नेव बी सेल्स प्रायर टू द एक्टिवेशन एक्सप्रेस IgM एंड IgD ऑन देयर सरफेसेस। ठीक है, जो मैच्योर बी सेल्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी एक्टिवेशन से पहले, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं IgM को और IgD को ऑन देयर सरफेसेस। ठीक है, IgM और IgD को अपने सरफेस पे जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। दे मे डिफ्रेंशिएट इन द जर्मिनल सेंटर्स द लिम्फ नोड्स बाय आइसोटाइप स्विचिंग। ठीक है, तो जो नेव बी सेल्स होते हैं जो मेच्योर होते हैं उनके सरफेस पे जो है वो IgM और IgD जो है वो एक्सप्रेस हुई होती है प्रायर टू एक्टिवेशन, लेकिन उसके बाद जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं बाय आइसोटाइप स्विचिंग। ठीक है, वहाँ पे जो है वो आइसोटाइप स्विचिंग हो सकती है। जीन रीअरेंजमेंट इंड्यूस बाय द साइटोकाइन्स एंड CD। ठीक है, तो ये जो आइसोटाइप स्विचिंग है इसमें जीन रीअरेंजमेंट हो रही होती है। ये क्वेश्चन MCQ में पूछ सकते हैं कि जब आइसोटाइप स्विचिंग होती है तो जेनेटिकली क्या चेंज होता है, वो रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो जीन रीअरेंजमेंट होगी इंड्यूस बाय द साइटोकाइन्स, साइटोकाइन्स की वजह से, जो कि TH सेल जो है वो साइटोकाइन्स रिलीज कर रहे होते हैं और CD40 लिगेंड और CD40 लिगेंड भी हमें TH सेल से मिल रहा होता है इनटू प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो वो जो है वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और डेट सिक्रेट IgA IgG, फिर ये प्लाज्मा सेल्स आगे IgA IgG और IgE की सिक्रीजन करवाएंगे। यानी कि बी सेल्स अपनी एक्टिवेशन से पहले ही अपने सरफेस पे IgM और IgD को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स में जाने के बाद इनकी आइसोटाइप स्विचिंग हो जाती है, जिसका मतलब है कि जीन रीअरेंजमेंट हो जाती है, जिसके बाद ये पहले तो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, फिर आगे प्लाज्मा सेल्स IgA IgG और IgE को सेक्रेट करेंगे। फॉर बी सेल्स IG मॉम एंड IG डैड मेच्योर टू प्लाज्मा सेल्स ऐसे एज। ठीक है, उसके बाद आता है द अफिनिटी रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। फिर अफिनिटी उन्होंने कहा है कि हम अफिनिटी से मुराद है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन है उसको कह रहे हैं। वाइल अफिनिटी डिस्क्राइब्स अ कम्युलेटिव बाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस इन अ मल्टीवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, अफिनिटी का मतलब है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग किस तरह से हो रही है, जबकि अफिनिटी का मतलब है कि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ कितनी है एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस विद द मल्टीवैलेंट मॉलिक्यूल। किसी मल्टीवैलेंट मॉलिक्यूल के साथ एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स है वो किस स्ट्रेंथ के साथ बाइंड करेगा, इसको हम कहेंगे अफिनिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले है IgG। ठीक है, तो IgG का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही। मेंटेन मेन एंटीबॉडी द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, तो ये मेन एंटीबॉडी है टू द सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। किसी भी एंटीजन को जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो रहा होता है उसमें मेन एंटीबॉडी IgG होती है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम। ठीक है, ये सीरम में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है ये वाली आइसोटाइप। फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन भी करवाएगी और बैक्टीरिया को ऑप्शनाइज करेगी। न्यूट्रलाइजेस बैक्टीरिया, जो कि मैंने पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन और ऑप्शनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसने बैक्टीरियल टॉक्सिन्स और वायरसेस को न्यूट्रलाइजेशन भी करनी है। ओनली आइसोटाइप दैट क्रॉसेस दी प्लेसेंटा।
तो ये वो आइसोटाइप है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है। प्रोवाइड्स इन्फेंट विद द पैसिव इम्यूनिटी दैट स्टार्ट्स टू वेन आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर सकती है। ठीक है, और इसीलिए ये इन्फेंट के अंदर पैसिव इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट करवा देती है। ठीक है, लेकिन बर्थ के बाद इसका लेवल जो है वो कम होने लगता है। IgG ग्रीड्स द ग्रोइंग फीटस एसोसिएटेड विद द वार्म ऑटोम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। तो ये एक हिमोलिटिक अनीमिया की टाइप होती है, इसको हम कहते हैं वार्म ऑटोम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। तो ये उसमें भी जो है वो एसोसिएटेड है। IgA को देखें तो यहाँ पे जो है वो 2 IgG एक तरह से बने हुए हैं और उनके दरमियान में एक J चेन है। तो ये जो J चेन है इसने 2 IgG को बाइंड कर दिया है और उससे IgA बन रही है। प्रिवेंट्स अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियन वायरसेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स। तो इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस को म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ नहीं बाइंड होने देना। डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो इन्होंने कॉम्प्लीमेंट को लेकिन फिक्स नहीं करना होता है। मोनोमर इन सर्कुलेशन और डाइमर विद जे चेन। ठीक है, मोनोमर ये होंगे सर्कुलेशन में और डाइमर भी हो सकते हैं विद जे चेन व्हेन सेक्रेटेड। मोनोमर और डाइमर दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, और सर्कुलेशन में ये मोनोमर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ये सक्रीट होते हैं ना फ़ौरन से, तब इनकी फॉर्म डाइमर होती है जैसे इन्होंने शो की हुई है। क्रॉसेज एपिथेलियल सेल्स बाय ट्रांससाइटोसिस। एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि ट्रांससाइटोसिस वाला प्रोसेस ये कर सकते हैं। प्रोड्यूस इन द GI ट्रैक्ट बाय द पायर पैचेस से प्रोड्यूस होते हैं GI ट्रैक्ट में। एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट गट इन्फेक्शंस। ठीक है, गट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं लाइक जियार्डिया। मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी ओवरऑल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी है वो IgA है, बट हैज़ लोअर सीरम कंसनट्रेशन। लेकिन सीरम में इनकी कंसनट्रेशन कम होती है। रिलीज इनटू सिक्रीजन्स में ये रिलीज हो जाती है जैसे टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस एंड ब्रेस्ट मिल्क। पिक्स अप सिक्रीटरी कंपोनेंट फ्रॉम दी एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स के सिक्रीटरी कंपोनेंट्स को ये पिकअप कर लेते हैं विच प्रोटेक्ट्स द FC पोर्शन फ्रॉम द ल्यूमिनल प्रोटीएसेस, जिसकी वजह से जो इनका FC पोर्शन है वो ल्यूमिनल प्रोटीएसेस से बचा रहता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल से इन्होंने सेक्रेटरी कंपोनेंट्स को पकड़ लेना है और अपने FC पोर्शन को इन्होंने ल्यूमिनल प्रोटीएजेज से बचा लेना है। ठीक है, ल्यूमन के अंदर प्रोटीएजेज होंगे उससे इन्होंने अपने FC पोर्शन को बचाने के लिए सेक्रेटरी कंपोनेंट को पकड़ लेना है जो कि इन्हें एपिथेलियल सेल से मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिक्रीजन्स में भी रिलीज़ होना है और इन्होंने जो है वो मोस्ट प्रोड्यूस्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी है, लेकिन इसके बावजूद इनकी सीरम कंसनट्रेशन लो होती है। ठीक है, GI ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होती है उसके पायर पैचेस में और गट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। एपिथेलियल सेल्स को इजीली क्रॉस कर लेती है ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए। ठीक है, और J चेन का हमें पता चल गया कि वो किस तरीके से IgA को बना रहा होता है। IgM में इस तरह बहुत सारी जो है वो बाइंड हुई हैं और इनके दरमियान में एंड पे करके जो है वो उसको हम कहते हैं J चेन। प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। IgM जो है वो हमें पता है कि सबसे पहले बनती है, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन में प्रोड्यूस हो जाएगी। फिक्स कॉम्प्लीमेंट को इसने फिक्स करना है। एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ B सेल्स है। ठीक है, तो ये एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ B सेल। ठीक है, मोनोमर ऑन द B सेल एंड पेंटामर विद द J चेन व्हेन सेक्रेटेड है। जिस टाइम ये सेक्रेट होगी उस टाइम ये पेंटामर के फॉर्म में होगी, लेकिन सर्कुलेशन में ये मोनोमर के फॉर्म में होगी। पेंटामर अनएबल्स एविड बाइंडिंग टू एंटीजन वाइल ह्यूमनल रिस्पॉन्स इवॉल्व्स। जो इसका पेंटामर वाली फॉर्म है वो इसकी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइंडिंग जो है वो करवाएगी एंटीजन के साथ, जबकि ह्यूमनल रिस्पॉन्स उस टाइम में इवॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, यानी क्योंकि IgM सबसे पहले बनती है तो जैसे ये सेक्रेट होगी ये पेंटामर के फॉर्म में होगी, लेकिन उसके बाद ये मोनोमर के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये पेंटामर की फॉर्म भी होगी तो ये एंटीजन बाइंडिंग को जो है वो बहुत ही फैसिलिटेट कर देती है और उस टाइम में जो बाकी का ह्यूमनल रिस्पॉन्स होता है वो इवॉल्व हो रहा होता है, यानी इसको टाइम मिल जाता है कि वो मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है, इवॉल्व हो रहा होता है। एसोसिएटेड विद द कोल्ड ऑटोम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। तो ये जो है ये कोल्ड ऑटोम्यून ह्यूमिलेटेड अनीमिया के साथ एसोसिएटेड है, जबकि वार्म के साथ IgG एसोसिएटेड था। IgD अनक्लियर फंक्शन है इसका, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मैनी B सेल्स इन सीरम। ठीक है, IgD जो है वो B सेल्स के सरफेस में और सीरम दोनों में मिल रही है और इसका फंक्शन बिल्कुल अनक्लियर है। IgE बाइंड्स मैस्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये जो है ये मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स को बाइंड करती है।
Cross links when exposed to the allergens, mediating immediate type 1 hypersensitivity through release of inflammatory mediators such as histamine। तो इसने जो है वो मैसल्स और बेजोफिल्स को बाइंड करना होता है, लेकिन ये क्रॉस लिंकिंग भी कर सकती है कि ये एलर्जन को एक्सपोज हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देती है रिलीज ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स के थ्रू, जिसमें आता है हिस्टामीन। कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्यूनिटी टू पैरासाइट्स बाय एक्टिवेटिंग योसिनोफिल्स, ठीक है, इसने जो है वो इम्यूनिटी को कंट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है, पैरासाइट्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी में कंट्रीब्यूट करती है बाय एक्टिवेटिंग योसिनोफिल्स, ठीक है। तो आईजीई का जो मेन रोल है वो एलर्जी के साथ है, आईजीडी का फंक्शन अनक्लियर है, आईजीएम जो है वो इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स करवाती है, ठीक है, और आईजीए जो है वो सिक्रीजन्स में होती है और मोस्टली प्रोड्यूस्ड है लेकिन लो सीरम कंसनट्रेशन, और आईजीजी की सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती हैं इन द सीरम। और इसकी एक और बात है कि ये प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी जा सकती है। उसके बाद आता है दी एंटीजन टाइप एंड मेमोरी, थाइमस इंडिपेंडेंट एंटीजेंस एंड थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस। अब एंटीजेंस के टाइप देख लेते हैं। तो इनकी टाइप दो होती हैं, एक है थाइमस इंडिपेंडेंट और एक है थाइमस डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो एंटीजेंस होती हैं, एंटीजेंस लैकिंग ए पेप्टाइड कंपोनेंट, ये वो एंटीजेंस हैं जिनके पास पेप्टाइड कंपोनेंट नहीं है, जैसे लिपोपॉलीसेकेराइड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके पास ये नहीं होता। कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द एमएससी टू टी सेल्स, और इसी वजह से ये एमएससी के जरिए टू टी सेल्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। वीकली इम्यूनोजेनिक, ठीक है, ये वीकली इम्यूनोजेनिक है। वैक्सीन ऑफन रिक्वायर्ड बूस्टर्स एंड एडजुवेंट्स है। तो ये वाले जो एंटीजेंस जो है इन वैक्सीन के अंदर डाले जाएंगे, कुछ वैक्सीन के अंदर जो है वो एंटीजेंस जो है वो डाले जाते हैं। तो इस वाले वैक्सीन को जो है वो बूस्टर्स और एडजुवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड सब यूनिट ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई PPSV23 वैक्सीन। हमें ये पता है कि एंटीजेंस का इस्तेमाल वैक्सीन में होता है। तो अगर ये वाला एंटीजन यूज़ किया गया है जो कि थाइमस इंडिपेंडेंट है, तो ये वीकली इम्यूनोजेनिक होगा। तो इस तरह वाले वैक्सीन को हमें बार बार बूस्टर्स देने पड़ते हैं, एडजुवेंट्स देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल बताइए कि कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड सब यूनिट देना पड़ता है हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ठीक है, PPSV23 वैक्सीन का। थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस, ठीक है, दीज एंटीजेंस कंटेनिंग अ प्रोटीन कंपोनेंट, इनके पास कोई ना कोई प्रोटीन कंपोनेंट होएगा, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, इनके एग्जांपल। क्लास स्विचिंग एंड इम्यूनोलॉजिक मेमोरी अकर एज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द बी सेल्स विद द TH सेल्स, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन कंपोनेंट जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसमें क्लास स्विचिंग भी होगी, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी अकर होगी, ठीक है, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी भी होगी और क्लास स्विचिंग भी होगी अगर एज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऐसे होगी जैसे नॉर्मली हो रही होती है जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है विद द बी सेल्स। जब बी सेल्स का TH सेल्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो जैसे नॉर्मली क्लास स्विचिंग को इम्यूनोलॉजिक मेमोरी हो रही होती है, इसी तरह से ये थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस के अंदर हो रही होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल में आता है डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, ठीक है, ये भी एक वैक्सीन टाइप चीज़ होती है, ठीक है, टॉक्सॉइड एक वैक्सीन है और इस वैक्सीन के अंदर हम थाइमस डिपेंडेंट एंटीजेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट 104 पेज से। तो आगे हम 104 पेज से अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने 103 पेज तक कवर कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज 104 सेक्शन 2 इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो इसमें है सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, सिस्टम ऑफ हेपेटिकली सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन दैट प्ले अ रोल इन इनेट इम्यूनिटी एंड इन्फ्लामेशन। तो ये ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो हेपेटिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि ये लिवर के अंदर सिंथेसाइज होंगे और इनका जो रोल है वो इनेट इम्यूनिटी में है और इन्फ्लामेशन में है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स MAC डिफेंस अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इन्हीं का एक कंपोनेंट होता है और वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। द CH50 टेस्ट इज़ यूज टू स्क्रीन फॉर एक्टिवेशन ऑफ द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। और इसमें जो एक CH50 टेस्ट है उसके ज़रिए जो हम पता लगा सकते हैं कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं। वो स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। एक्टिवेशन पाथवे जिसमें 3 हैं, क्लासिक है, एक अल्टरनेटिव और एक लैक्टिन। क्लासिक जो है उसमें IgG और IgM मीडिएटेड है। अल्टरनेटिव जो है वो माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल्स, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगे। और लैक्टिन में जो है वो मैनोस और अदर शुगर्स ऑन द माइक्रोब सरफेस।
लेक्टिन में जो है वो माइक्रोब के सरफेस के ऊपर कुछ मैनोज और अदर शुगर्स जो हैं वो इसको एक्टिवेट करेंगी। फंक्शंस, इनके फंक्शंस में है ऑप्सोनाइजेशन, एनाफाइलैक्सिस, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस और साइटोलाइसिस। और ये जो फंक्शंस हैं इसमें जो ऑप्सोनाइजेशन है वो C3b ने करनी है, C3a, C4a और C5a ने एनाफाइलैक्सिस करनी है, C5a ने जो है वो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस भी करनी है, और C5b से लेकर C9 तक जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसने साइटोलाइसिस करनी है। और इसने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करना होता है, जो हमने पहले पढ़ लिया। C3b बाइंड्स टू द लिपोपॉलीसेकेराइड्स ऑन बैक्टीरिया, ठीक है। तो C3b जो है वो ऑप्सोनाइजेशन करवाता है और इसके लिए इसने बाइंड कर लेना है लिपोपॉलीसेकेराइड्स के साथ ऑन दी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजिंग निजेरिया स्पीशीज़, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है वो भी हमें पता है। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने जो है वो निजेरिया स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज कर लेना है। डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन रिकरेंट इन्फेक्शन, और अगर डेफिशिएंसी हो जाती है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की तो रिकरेंट इन्फेक्शन होने लग जाएंगे। ऑप्सोनिन्स, ऑप्सोनिन्स वो हैं जो ऑप्सोनाइजेशन करवाते हैं, इसमें C3b है और IgG है। दे आर द टू प्राइमरी ऑप्सोनिन्स इन बैक्टीरियल डिफेंस एनहांस फैगोसाइटोसिस। प्राइमरी ऑप्सोनिन्स में C3b और IgG हैं और इन्होंने बैक्टीरियल डिफेंस में ऑप्सोनाइजेशन के ज़रिए जो है वो रोल प्ले करना होता है और फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करेंगे। C3b आल्सो हेल्प्स क्लियर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, और C3b ने जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को क्लियर भी करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स में एक तो डिके एक्सलरेटिंग फैक्टर है, डिके एक्सलरेटिंग फैक्टर DAF। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द CD55 एंड द C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर। तो इसमें दो ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, दो इनहिबिटर्स, एक डिके एक्सलरेटिंग फैक्टर है और एक C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर है। दे हेल्प प्रिवेंट द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑन सेल्फ सेल्स, जिनकी वजह से जो है वो अपने सेल्फ के जो सेल्स हैं जैसे RBCs उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्सोनिंग ग्रीक टू प्रिपेयर फॉर ईटिंग, ऑप्सोनिंग ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है टू प्रिपेयर फॉर ईटिंग। अब यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे का बताया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अल्टरनेटिव पाथवे है, फिर लेक्टिन है, फिर क्लासिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिक पाथवे। क्लासिकल पाथवे जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए एक्टिवेट होता है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से क्लासिक पाथवे एक्टिवेट होता है और इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व है वो हमने पढ़ा था कि IgG और IgM होती है, ठीक है। सबसे पहले C1 था, C1 जो है वो C2 को कन्वर्ट करेगा C2b में और C2a में, ठीक है। तो C2b और C2a में कन्वर्ट करेगा और साथ ही ये C1 जो है वो C4 को भी C4a और C4b में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो C4b और C2b हैं इन दोनों ने C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देना है। तो जो C3 कन्वर्टेज होगा वो आगे C3 को C3b में कन्वर्ट कर देगा और साथ में C3a भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो C3 कन्वर्टेज है उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, ये C4b2b है, ठीक है। तो C4b2b इनको हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज जिसने C3 को एक्टिवेट कर दिया और C3b और C3a में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लेक्टिन पाथवे है। लेक्टिन पाथवे जो है वो एक्टिवेट होता है मैनोज और अदर शुगर्स ऑन द माइक्रोबियल सरफेसेस। तो इसने सबसे पहले एक्टिवेट करना है C1 लाइक कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। C1 लाइक कॉम्प्लेक्स ने तो लेक्टिन पाथवे में जो है वो माइक्रोबियल सरफेसेस के ऊपर मैनोज और अदर शुगर्स इसको एक्टिवेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद इसने C1 लाइक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना है और C1 लाइक कॉम्प्लेक्स ने C4 को C4b और C4a में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसी तरह C4b ने C2b के साथ मिलके C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट करना है और C3 कन्वर्टेज ने फिर आगे C3a और C3b में कन्वर्ट हो जाना है। तो लेक्टिन और क्लासिक पाथवे ने इस तरह से मिलके एट दी एंड जो है वो C3 को C3a और C3b में कन्वर्ट कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। ये स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है लेकिन माइक्रोबियल सरफेसेस
एम्पलीफाई जनरेशन ऑफ C3b। जो अल्टरनेटिव पाथवे है वो स्पॉन्टेनियस भी होता है, लेकिन माइक्रोबियल सरफेसिस के ऊपर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये C3b की एम्पलीफिकेशन करवाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि C3 को इसने C3b में कन्वर्ट कर दिया, फिर इस C3b के साथ हमें D और B मिल के जो है वो नहीं, B को D ने एक्टिवेट कर दिया B में, तो यहाँ से C3b से जो है वो C3 कन्वर्टेज बन गया, लेकिन ये वाला कन्वर्टेज जो है वो है C3b। तो इस कन्वर्टेज ने भी C3 को C3b और C3a में एक्टिवेट कर दिया है। अब इवेंचुअली तीनों पाथवेज में हमें C3b मिल गया है, और अब इस C3b ने C5 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देना है। तो C5 कन्वर्टेज जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये C5 को C5a और C5b में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, C5b को जो है वो C6 से लेके C9 इसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी C5b/9, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एट दी एंड लाइसिस और साइटोटॉक्सिसिटी करवाएगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस है, एक तो C3 कन्वर्टेज के फॉर्मूले में और C5 कन्वर्टेज के फॉर्मूले में। अल्टरनेटिव पाथवे में जो सा C3 कन्वर्टेज है वो है C3b, जबकि लैक्टिन और क्लासिक पाथवे में C3 कन्वर्टेज है C4b और 2b। ठीक है, C3b, ठीक है, ये वाला अल्टरनेटिव है। लैक्टिन और क्लासिक में C4b 2b। उसके बाद जो C5 कन्वर्टेज है, तो क्लासिक और लैक्टिन वाले पाथवे में ये C4b 2b 3b। ठीक है, C4b 2b 3b, तो ये C5 कन्वर्टेज इस तरह बन रहा है। जबकि अल्टरनेटिव वाले पाथवे में C5 कन्वर्टेज है C3b bb 3b। ठीक है, तो 3b एंड में फिर आ जाएगा, दोनों के एंड में 3b मज़ीद लगना है। असल में C3 कन्वर्टेज के फॉर्मूले के आगे एंड में 3b इनके लग जाए तो ये C5 कन्वर्टेज बन जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंगली दोनों तरफ ही। उसके बाद फिर इसी तरह C5 एक्टिवेट हो जाएगा C5b में और C5a में। C5b आगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना देगा जब इसमें C6 से लेके C9 तक मिलेंगे, और फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आगे साइटोटॉक्सिसिटी और लाइसिस करवा देगा। उसके बाद एंड में लिखा हुआ है हिस्टोरिकली द लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ C2 वाज कॉल्ड C2a बट इज़ नाउ कॉल्ड C2b। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लार्जर फ्रेगमेंट जो पहले होता था ना C2 का, वो C2a होता था, लेकिन अब वो C2b है। कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट डिसऑर्डर्स में हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी, तो इसमें अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज हैं और टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज हैं। अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज जो है वो C1 से C4 तक होंगी, टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी C5 से लेके C9 तक होंगी। ठीक है, अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज हो जाए तो इंक्रीज रिस्क ऑफ द सीवियर रिकरेंट पायोजेनिक साइनस एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज होंगी तो रेस्पिरेटरी और साइनस इन्फेक्शंस जो हैं वो रिकरेंटली बार बार हो रहे होंगे। ठीक है, C3b यूज इन द क्लियरेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, और ये बात हमें पता है कि C3b जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की क्लियरेंस में भी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ द सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस हो रही होगी। अब C3b जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव कर रहा था, जब C3b की जो है वो डेफिशिएंसीज हो जाएगी तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे और सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस की रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज यानी C5 से C9 तक इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू रिकरेंट निजेरिया बैक्टीरियमिया। ठीक है, तो इसमें जो है वो निजेरिया बैक्टीरियमिया से जो है वो इन्फेक्शन होने की ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन डेफिशिएंसीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को जो रेगुलेट कर रहे हैं वो वाले प्रोटीन्स की अगर डेफिशिएंसीज हो जाए तब क्या होगा, तो इसमें जो है वो एक C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर डेफिशिएंसी है। ठीक है, C1 एस्ट्रेस इनहिबिटर डेफिशिएंसी कॉजेज हेरिडिटरी एंजियोडीमा ड्यू टू द अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ कैलिकरीन।
तो इससे जो है वो हेरिडिटरी एंजियोडीमा हो सकता है, क्योंकि अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ कैलिक्रीन हो रही होगी। जब कैलिक्रीन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन भी ज़्यादा हो जाएगा। करेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज इन C4 लेवल्स, और C4 के लेवल्स इसमें डिक्रीज़ हो जाएंगे। एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज दे आल्सो इंक्रीज द ब्रेडिकाइनिन। एस इनहिबिटर्स हम इसमें नहीं दे सकते क्योंकि वो भी ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि इसमें पहले ही ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसमें अब क्या है कि इसमें हेरिडिटरी एंजियोडीमा है, और इसमें जो है वो कैलिक्रीन की अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं। C4 के लेवल्स इसमें डिक्रीज़ होंगे, और एस इनहिबिटर्स इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं क्योंकि वो भी ब्रेडिकाइनिन के लेवल्स इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रोक्सिमल नक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, अ डिफेक्ट इन द PIGA जीन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडिलिनोसिटोल। ठीक है, तो PIGA एक जीन है, उसमें डिफेक्ट आ गया है, तो ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडिलिनोसिटोल GPI की फॉर्मेशन जो है वो प्रिवेंट हो गई है। एंकोर्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स के लिए एंकोर की तरह काम कर रहा था। सच एज डिके एक्सलरेटिंग फैक्टर, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स हैं उसमें एक डिके एक्सलरेटिंग फैक्टर है। एंड मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ द रिएक्टिव लाइसेस MIRL, और मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ द रिएक्टिव लाइसेस MIRL CD59 causes complement mediated intravascular hemolysis। ठीक है, तो जो इसमें जो है वो दो इनहिबिटर्स हैं कॉम्प्लीमेंट के, उनका एक एंकोर था GPI, तो उसकी जो है वो फॉर्मेशन अब नहीं हो रही क्योंकि PIGA जीन में डिफेक्ट आ गया है। कॉजेज़ कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट को रोकने वाला अब कोई नहीं है। तो अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने अपने सेल्फ सेल्स यानी RBCs के अगेंस्ट अपना काम स्टार्ट कर देना है, तो इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस स्टार्ट हो गई है। तो हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो गया और डार्क यूरिन हो गया। कैन कॉज एटिपिकल वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ये वीनस थ्रोम्बोसिस भी करवा सकते हैं। बुर्ड-चियरी सिंड्रोम, पोर्टल वेन, सेरिब्रल और टर्मल थ्रोम्बोसिस, जैसे बुर्ड-चियरी सिंड्रोम करवा सकते हैं, पोर्टल वेन के अंदर ये थ्रोम्बोसिस करवा सकते हैं, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस और डर्मल थ्रोम्बोसिस करवा सकते हैं। डार्क यूरिन किस तरह का दिखेगा वो इस डायग्राम में इन्होंने शो कर दिया है। इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस, एक है एक्यूट में इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फ़ा, देन रिक्वेट इंटरल्यूकिन 8 एंड इंटरल्यूकिन 12। तो सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 और 6 और TNF अल्फ़ा आ जाते हैं, उसके बाद यही आगे इंटरल्यूकिन 8 और 12 को रिक्वेट कर देते हैं, यानी उनको इनवाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो कौन से ऐसे साइटोकाइंस हैं जो मैक्रोफेजेस से सक्रीट हो रहे हैं। तो मैक्रोफेज से सक्रीट हो रहे हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फ़ा, और इंटरल्यूकिन 8 और इंटरल्यूकिन 12। ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रोफेजेस से सक्रीट हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 कॉजेज फीवर, एक्यूट इन्फ्लामेशन। ठीक है, फीवर और एक्यूट इन्फ्लामेशन इंटरल्यूकिन 1 से हो रही है। एक्टिवेट्स एंडोथीलियम टू एक्सप्रेस अडीजन मॉलिक्यूल्स, इसने जो है वो एंडोथीलियम को एक्टिवेट करना है ताकि वो अडीजन मॉलिक्यूल्स की जो है वो एक्सप्रेशन करवा दें। इंड्यूसेस कीमोकाइन सेक्रीजन टू रिक्रिएट WBCs, और कीमोकाइन की भी इसने सेक्रीजन करवा देनी है, ठीक है, ताकि WBCs को इन्वाइट किया जा सके। आल्सो कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 को हम ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है द इंटरल्यूकिन 6 कॉजेज फीवर एंड स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन्स। इंटरल्यूकिन 6 ने एक्यूट फेस प्रोटीन्स की जो है वो प्रोडक्शन करवानी होती है। इसमें एक C रिएक्टिव प्रोटीन है, और C रिएक्टिव प्रोटीन और इस तरह के जो प्रोटीन्स हैं उनकी इसने प्रोडक्शन करवानी है, और इसने फीवर भी करवाना है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा TNF अल्फ़ा एक्टिवेट्स एंडोथीलियम, कॉजेज WBC रिक्रूटमेंट एंड वेस्कुलर लीक। इसने क्या है, इसने भी WBC की रिक्रूटमेंट करवानी है, एक्टिवेट्स को एंडोथीलियम करवाना है और वेस्कुलर लीकेज करवानी है। इंटरल्यूकिन 8 मेजर कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के लिए जो कीमोटैक्टिक फैक्टर यानी कि अट्रैक्टेंट की तरह काम कर रहा होता है वो इंटरल्यूकिन 8 है।
इंटरल्यूकिन 12 इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स इनटू TH1 सेल्स। इंटरल्यूकिन 12 ने जो है वो टी सेल्स को TH1 सेल्स में कन्वर्ट कर देना, यानी हेल्पर टी सेल्स में, और इसने एक्टिवेट करना है नेचुरल किलर सेल्स को। तो उसके बाद इनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। इंटरल्यूकिन 1 के है द हॉट टी बॉन्ड स्टेक। इंटरल्यूकिन 1 ठीक है फीवर हॉट। इंटरल्यूकिन 2 ठीक है स्टिमुलेट्स टी सेल्स। इंटरल्यूकिन 2 ने जो है वो अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन इंटरल्यूकिन 2 ने टी सेल्स को स्टिमुलेट करना है। इंटरल्यूकिन 3 स्टिमुलेट्स बोन मेरो, ठीक है। इंटरल्यूकिन 4 स्टिमुलेट्स IgE प्रोडक्शन। इंटरल्यूकिन 5 स्टिमुलेट्स IgA प्रोडक्शन। और इंटरल्यूकिन 6 जिसको हमने अभी पढ़ा स्टिमुलेट्स एक्यूट फेस प्रोटीन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हॉट टी बॉन्ड स्टेक। सबसे पहले इंटरल्यूकिन 1 के लिए हॉट यानी फीवर है, फिर टी का मतलब टी सेल्स है, बोन से फिर बोन मेरो है, स्टेक का ST जो है वो उसको काउंट नहीं करना, फिर उसके बाद E से IgE की प्रोडक्शन है, A से IgA की प्रोडक्शन है, और एक्यूट फेस प्रोटीन से जो है वो एक्यूट में अगर हम K लिख दें C की जगह तो उनकी प्रोडक्शन इंटरल्यूकिन 6 ने करवा देनी है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा कॉजेज कैक्सिया इन मेलिग्नेंसी, ठीक है। मेलिग्नेंसी में कैक्सिया जो है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ने करवाना है। मेंटेन ग्रैनुलोमास इन TB, ग्रैनुलोमास जो है TB में जो बनते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं। इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 एंड TNF अल्फा कैन मीडिएट फीवर एंड सेप्सिस। फीवर और सेप्सिस तो इन तीनों का ही काम है। इंटरल्यूकिन 8 क्लीन अप ऑन एजल 8, न्यूट्रोफिल्स आर इक्वेटेड बाय इंटरल्यूकिन 8 टू क्लियर इन्फेक्शंस। इंटरल्यूकिन 12 फैसिलिटेट्स ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इन TB, ठीक है। तो इन्होंने ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना होता है इन TB, इंटरल्यूकिन 12 ने। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये कैक्सियन मैलिग्नेंसी क्या है, जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा का काम है। कैक्सिया जो है वो वीकनेस एंड वेस्टिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू द सीवियर क्रोनिक इलनेस, जैसे कैंसर, ठीक है। कैंसर में जो है वो बॉडी की वीकनेस और वेस्टिंग हो रही होती है, तो वो उस चीज़ को हम कहते हैं कैक्सिया। ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की वजह से हो रही होगी। सिक्रेटेड बाय टी सेल्स में है इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 3। इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ हेल्पर साइटोटॉक्सिक एंड रेगुलेटरी टी सेल्स एंड द नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि इंटरल्यूकिन 2 स्टिमुलेट्स टी सेल्स लिखा हुआ था, तो टी सेल्स की ऑल टाइप्स इसमें आ गई हैं, हेल्पर साइटोटॉक्सिक और रेगुलेटरी, और इसके अलावा इसमें नेचुरल किलर सेल्स भी आ रहे हैं। इंटरल्यूकिन 3 का हमने पढ़ा था कि स्टिमुलेट्स बोन मैरो, तो यहाँ पे भी यही है कि स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स, फंक्शंस लाइक GMCSF, ठीक है। GMCSF को देख लेते हैं। ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। The granulocyte macrophage colony stimulating factor, also known as the colony stimulating factor 2, is a monomeric glycoprotein secreted by the macrophage T cells, mast cells, and natural killer cells, endothelial cells, and fibroblasts that function as a cytokine, ठीक है। तो ये है द GMCSF, ठीक है। इसको कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 2 भी कहते हैं। तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको मैक्रोफेज टी सेल्स, मैस्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट इसको जो है वो सिक्रीट करते हैं, और ये फिर साइटोकाइन की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरल्यूकिन 3 जो है वो GMCSF की तरह वर्क करता है बिल्कुल, और स्पॉट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बोन मैरो करवाएगा। फ्रॉम TH1 सेल्स, TH1 सेल से हमें मिलेगा इंटरफेरोन गैमा, ठीक है। इंटरफेरोन गैमा इज सेक्रेटेड बाय द नेचुरल किलर सेल्स एंड टी सेल्स इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन और द इंटरल्यूकिन 12 फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इंटरफेरोन गैमा है, इंटरफेरोन गैमा नेचुरल किलर सेल्स और TH1 सेल्स से ये रिलीज होगा एंटीजन के रिस्पॉन्स में या फिर इंटरल्यूकिन 12 फ्रॉम मैक्रोफेजेस के रिस्पॉन्स में। स्टिमुलेट्स मैक्रोफेजेस टू किल फैगोसाइटोस्ट पैथोजेंस, तो इसने मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करना है कि जो पहले से फैगोसाइटोस पैथोजेंस हैं उनको किल कर दे। इनहिबिट्स डिफरेंशिएशन ऑफ TH2 सेल्स, इसने TH2 सेल्स के डिफरेंशिएशन को इनहिबिट कर देना है।
इंड्यूसेस IgG आइसोटाइप स्विचिंग इन बी सेल्स, और इसने IgG आइसोटाइप स्विचिंग करवानी है बी सेल्स में। अब इंटरफेरोन गैमा ने एक तो नेचुरल किलर सेल्स और TH1 सेल्स रिलीज होना है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और इंटरल्यूकिन 12 फ्रॉम मैक्रोफेजेस के रिस्पॉन्स में भी रिलीज होना है, और फिर इसने फैगोसाइटोसिस करवानी है बाय द मैक्रोफेजेस, और इसने इंड्यूस करना है मैक्रोफेजेस को कि फैगोसाइटोस पैथोजेंस को किल कर दे। इसने डिफ्रेंशिएशन ऑफ TH2 सेल्स को इनहिबिट भी करना है। इंड्यूसेस IgG आइसोटाइप स्विचिंग इन बी सेल्स, और बी सेल्स में इसने क्लास स्विचिंग भी करवानी है। इंक्रीजेज MHC एक्सप्रेशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय ऑल सेल्स, इसने एंटीजन प्रेजेंटेशन को और MHC एक्सप्रेशन को भी इंक्रीज़ करना है। एक्टिवेट मैक्रोफेजेस टू इंड्यूस ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, और इसने ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करवाने के लिए मैक्रोफेजेस को भी इंड्यूस करना है, एक्टिवेट करना है। फ्रॉम TH2 सेल्स, TH2 सेल्स में इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 5 है, 10 है और 13 है। तो इंटरल्यूकिन 4 और 5 का तो हमने पढ़ा था, यहाँ पे 4 का हमने पढ़ा कि ये IgE प्रोडक्शन करवाते हैं 4 वाले, और 5 जो है वो IgA प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इंटरल्यूकिन 4 इंड्यूसेस डिफ्रेंशिएशन ऑफ T सेल्स इनटू TH हेल्पर 2 सेल्स में करवाएंगे। इन्होंने जो है वो TH2 सेल्स की डिफ्रेंशिएशन को करवाना है, T सेल्स को TH2 सेल्स में कन्वर्ट करवाना है। प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स की इन्होंने ग्रोथ करवा देनी है। एनहांसेस एंड क्लास स्विचिंग टू IgE एंड IgG, और इन्होंने जो है वो क्लास स्विचिंग करवानी है IgG और IgE दोनों में करवाते हैं। तो 3 फंक्शंस हो गए इनके, एक तो इन्होंने T सेल्स को TH1 सेल्स में कन्वर्ट करना है, TH2 सेल्स में कन्वर्ट करना है, और इन्होंने जो है वो बी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करना है, और इन्होंने क्लास स्विचिंग करवानी है IgE और IgG में। इंटरल्यूकिन 5 प्रमोट्स ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी सेल्स, तो इंटरल्यूकिन 5 ने जो है वो बी सेल्स की ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन करवानी है, जबकि 4 ने सिर्फ ग्रोथ करवानी थी। एनहांस क्लास स्विचिंग टू IgA, तो इन्होंने क्लास स्विचिंग करवानी है IgA में। स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ योसिनोफिल्स, तो इन्होंने जो है वो ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन जो है वो योसिनोफिल्स की भी करवानी है। बी सेल्स और योसिनोफिल्स की ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन करवानी है, क्लास स्विचिंग इन्होंने IgA की तरफ करवानी है। इंटरल्यूकिन 10 एटेन्यूएट्स इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्होंने जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को एटेन्यूएट कर देना है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 10 जो है उसने इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जो है वो रिड्यूस करना है। डिक्रीजेज एक्सप्रेशन ऑफ MSC क्लास 2 एंड द TH1 साइटोकाइंस, तो इसने जो है वो MSC क्लास 2 और TH1 साइटोकाइंस के एक्सप्रेशन को भी डिक्रीज़ करना है। इनहिबिट्स एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स, तो इन्होंने एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स को इनहिबिट कर देना है। आल्सो सेक्रेटेड बाय द रेगुलेटरी T सेल्स, तो ये जो इंटरल्यूकिन 10 है ये रेगुलेटरी T सेल्स से भी सेक्रीट हो रहा होता है, और हमें पता है कि रेगुलेटरी T सेल्स भी जो है वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं। TGF बीटा एंड द इंटरल्यूकिन 10 बोथ एटेन्यूएट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, TGF बीटा ने और इंटरल्यूकिन 10 ने दोनों ने ही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रिड्यूस करना होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करना है। लेकिन इसके लिए इंटरल्यूकिन 10 ने क्या क्या करना है, एक तो इसने MSC क्लास 2 के एक्सप्रेशन को रोकना है, TH1 से रिलीज़ होने वाले साइटोकाइंस यानी इंटरल्यूकिन यानी इंटरफेरोन गैमा को इसने रोक देना है, और इसने एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स को भी इनहिबिट कर देना है। इंटरल्यूकिन 13 प्रमोट्स IgE प्रोडक्शन बाय बी सेल्स, तो इन्होंने जो है वो बी सेल से IgE की प्रोडक्शन करवानी है। इंड्यूसेस अल्टरनेटिव मैक्रोफेज एक्टिवेशन, और इन्होंने मैक्रोफेज एक्टिवेशन करवानी है अल्टरनेटिव। इंटरल्यूकिन 13 प्रमोट्स IgE, तो इन्होंने बी सेल से IgE की प्रोडक्शन करवानी है, और दूसरा इन्होंने मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करवानी है अल्टरनेटिव वे से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिवेशन ऑफ द फैगोसाइट NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फैगोसाइट्स के अंदर जो है वो एक NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी इन्होंने एक्टिवेशन करवानी है। रेस्पिरेटरी बर्स्ट में एक्टिवेशन हो रही है फैगोसाइट के अंदर प्रेजेंट एक NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स की। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है।
विच यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स ने जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेना है एज अ सबस्ट्रेट। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है। रैपिड रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है इन द इम्यून रिस्पॉन्स, और इन्होंने रैपिड रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ करवानी है। ठीक है, NADPH प्लेज अ रोल इन बोथ क्रिएशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। NADPH ने जो है वो क्रिएशन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में रोल प्ले करना है। माइलोपारोक्सीडेज कंटेन्स अ ब्लू ग्रीन हीम कंटेनिंग पिगमेंट। माइलोपारोक्सीडेज के अंदर एक पिगमेंट है, ठीक है, जो कि ब्लू ग्रीन है और हीम कंटेनिंग है। डेट गिव्स स्पूटम इट्स कलर, जिसकी वजह से स्पूटम को कलर मिलता है। हम देखते हैं कि स्पूटम का कलर भी अक्सर ग्रीन होता है, तो ये ग्रीन कलर माइलोपारोक्सीडेज की वजह से होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा कि ये कुछ ब्राउन कलर के बैक्टीरिया हैं और ये न्यूट्रोफिल सेल मेम्ब्रेन है, तो न्यूट्रोफिल ने इसको फैगोसाइटोस कर लिया। तो जब इस तरह बैक्टीरिया फैगोसाइटोस किया जा रहा होता है तो जो एक पिट सी बनती है उसको हम कहते हैं फैगोलाइजोसोम। तो इस बैक्टीरिया को अब सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन पे एक्ट कर दिया NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम ने। ठीक है, तो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम के एक्ट करने की वजह से ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उस टाइम पे NADPH NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और इस तरीके से हमने देखा कि सुपर ऑक्साइड बन गया। सुपर ऑक्साइड पे फिर एक्ट किया सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज ने। ठीक है, तो ये बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उस पर अगर क्लोराइड मिल जाए तो ये बन जाएगा हाइपोक्लोराइड, और इसके लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो है कैटालेज, या फिर ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज भी ये काम कर सकता है। कैटालेज और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड को हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक फ्री रेडिकल है। सुपर ऑक्साइड जो है वो भी एक फ्री रेडिकल है। अब इस हाइपोक्लोराइड ने बैक्टीरिया पे जब एक्ट किया तो बैक्टीरिया की हम देख रहे हैं कि किस तरह से लाइसिस हो रही है, तो इस तरीके से जो है वो फैगोसाइटोसिस हो रही होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का रोल होता है। लेकिन जो से कैटालिस्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जैसे स्टेफिलोकोकस ओरियाज और एस्परजिलस वगैरह, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने कैटालिस्ट की मदद से हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड से गैरो निकला है और वो वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है वाया बैक्टीरियल कैटालेज। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे जो कुछ और भी एंजाइम्स हैं जिनका रोल है, जैसे कैटालेज ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। अच्छा, यहाँ पे एक और बात थी कि जब क्लोराइड मिल जाता है तो उसमें 3 नंबर में जो एंजाइम है वो माइलोपारोक्सीडेज है, कैटालेज नहीं है। तो इस तरीके से ये होता है कि जो बैक्टीरिया के पास कैटालेज होगा वो जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेंगे इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर इस तरह ना हो तो फिर ये होगा कि नॉर्मली इस तरह होता है कि जो सा हाइड्रोजन परऑक्साइड है उस पर एक्ट करता है माइलोपारोक्सीडेज, तो ये हाइपोक्लोराइड बनता है। माइलोपारोक्सीडेज एक्ट करेगा, यहाँ पे कैटालेज नहीं एक्ट करता। उसके बाद जो है अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो न्यूट्रोफिल सेल मेम्ब्रेन के मतलब न्यूट्रोफिल के अंदर आ जाए मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर एंड GSSG, और GSSG में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। GSSG जो है वो हम कहते हैं ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को, GSH हम कहते हैं रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन को, और ये है आगे गैमा GCS ग्लूटामाइल सिस्टीन सिंथेटाइज। खैर हमें GSH का देखना था और GSSG का देखना था, तो ये जो SSG वाला है ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन है, और जो GSH है वो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ इनटू वाटर। तो वो जब कन्वर्ट होगा इनटू वाटर में, उसी टाइम पे जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसमें जो एंजाइम है वो कैटालेज है और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है।
ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज और कैटालेज ने करवाया कि इसने हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एट द सेम टाइम इसने ग्लूटाथायोन को रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में ले गया। अब जब ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन जो है वो दोबारा से अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पे जो NADPH था जो HMP शंट से हमें मिला था वो NADP में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन करवाएगा ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ने ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को दोबारा से रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है, लेकिन उसी टाइम पे NADPH जो HMP शंट से हमें मिला था वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना है। उसके बाद जब NAD पॉजिटिव जो है वो NADPH में कन्वर्ट होगा तो साथ में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन करवाना है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ने। तो ये हमें सारे रिएक्शंस पता होने चाहिए। सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि ऑक्सीजन को हमने सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया था जो कि एक फ्री रेडिकल है। तो ये रिएक्शन जो है ये करवाया था NADPH ऑक्सीडेज ने और एट द सेम टाइम NADPH जो है वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि सुपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन करवाया था सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज ने। फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसके अंदर क्लोराइड मिल गया है और वो हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है और ये रिएक्शन करवाया माइलोपेरोक्सीडेज ने। उसके बाद हमने देखा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन साथ में जो ग्लूटाथायोन है वो रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और ये रिएक्शन करवाया था कैटालेज ने और ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज ने। उसके बाद जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है वो दोबारा से रिड्यूस्ड हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम NADPH जो है वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और ये रिएक्शन करवाया ग्लूटाथायोन रिडक्टेज ने। उसके बाद जो है वो NADP पॉजिटिव दोबारा से NADPH में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्शन करवाया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज ने। फैगोसाइट्स ऑफ द पेशेंट्स विद द क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़, ये वाली वो डिज़ीज़ है जो उन लोगों में होती है जिनके अंदर NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो। जैसे ये 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि NADPH ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी इज इक्वल टू क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़। ठीक है, तो उन उन पेशेंट्स में जिनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है, ठीक है, कैन यूटिलाइज हाइड्रोजन परऑक्साइड जनरेटेड। पेशेंट्स विद द phagocytes of the patients with chronic granulomatous disease can utilize hydrogen peroxide generated by invading organisms and convert it to reactive oxygen species। ठीक है, अब क्या है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़ है उनके अंदर जो फेगोसाइड्स हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को यानी ऑर्गेनिजम्स को इन्वेड करने के बाद उन्हें हासिल हुआ और इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को उन्होंने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर दिया। पेशेंट्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर इन्फेक्शन बाय द कैटालेज पॉजिटिव स्पीशीज़। ये वाले जो पेशेंट्स हैं इनको इंक्रीज रिस्क है बाय द कैटालेज पॉजिटिव इंडिविजुअल स्पीशीज़ लाइक स्टेफिलोकोकस ओरियाज एंड एस्परजिलस कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग देयर हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को न्यूट्रलाइज कर लेना है बाय कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, लीविंग फेगोसाइट्स विदाउट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस। और इस तरीके से फेगोसाइट्स के पास कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं रहेंगी कि वो फाइट कर सकें इन्फेक्शंस को। पायोसाइनिन ऑफ दी सियोडोमोनास एरोगिनोसा जनरेट्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। तो सियोडोमोनास एरोगिनोसा जो है उसके पास एक पायोसाइनिन होता है, ठीक है, एक पायोसाइनिन की वजह से वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को जनरेट करता है टू किल कंपीटिंग पैथोजेंस। ठीक है, तो वो कंपीटिंग पैथोजेंस को किल कर पा रहा होता है क्योंकि उसके पास पायोसाइनिन होता है और पायोसाइनिन जो है वो जनरेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। ऑक्सीडेटिव बस्ट लीड्स टू द रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये जो सारा हमने पढ़ा इसमें जो है वो एट दी एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स का रिलीज़ होता है, यानी कि अगर सक्सेसफुली ये सारा हो जाता है तो एट दी एंड न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स का रिलीज़ करवा देते हैं। लैक्टोफेरिन इज़ अ प्रोटीन फाउंड इन सेक्रेटरी फ्लूइड्स। लैक्टोफेरिन एक प्रोटीन है जो कि सेक्रेटरी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है।
एंड न्यूट्रोफिल्स है, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। दैट इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ वाया द आयरन कैलेजन है, और इसने जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करना होता है वाया आयरन कैलेजन के ज़रिए। ठीक है, लैक्टोफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सेक्रेटरी फ्लूइड्स और न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट है, और इसने जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करना है वाया दी आयरन कैलेजन। उसके बाद हम देखते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा, इंटरफेरॉन गैमा। इंटरफेरॉन गैमा को तो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, ये TH2 सेल से रिलीज़ हो रहा था, ये चीज़ का, हाँ ये TH1 सेल से रिलीज़ हो रहा था। TH1 सेल से इंटरफेरॉन गैमा पहले भी हमने पढ़ लिया है, रिलीज़ हो रहा था। अब हमने इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा को भी इसके साथ ही पढ़ना है। मैकेनिज़्म, अ पार्ट ऑफ इनेट होस्ट डिफेंस। ठीक है, ये इनेट होस्ट डिफेंस का पार्ट है। इंटरफेरॉन्स इंटरफेयर विद बोथ DNA एंड द RNA वायरसेस। ठीक है, इंटरफेरॉन्स ने जो है वो DNA और RNA वायरसेस दोनों के साथ इंटरफेयर करना है। सेल्स इन्फेक्टेड विद द वायरस सिंथेसाइज दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, विच एक्ट ऑन द लोकल सेल्स प्राइमिंग them for the viral defense by down regulating protein synthesis to resist potential viral replication and by up regulating MSC expression to facilitate recognition of infected cells। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म देख रहे थे ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो यहाँ पे है कि इंटरफेरॉन्स जो हैं वो इनेट होस्ट डिफेंस का पार्ट होते हैं, और इन्होंने जो है वो DNA और RNA के वायरसेस के साथ इंटरफेरेंस करनी है, यानी उन्हें रोकना है। तो जौन से सेल्स जो हैं वो वायरस के साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो ये इन ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी इन इंटरफेरॉन्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, द सेल्स इन्फेक्टेड विद द वायरस सिंथेसाइज दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि वो सेल्स जो वायरस के साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं वो इंटरफेरॉन्स को सिंथेसाइज करते हैं, विच एक्ट ऑन द लोकल सेल्स। ठीक है, और इंटरफेरॉन्स जो फिर रिलीज़ होते हैं वो लोकल सेल्स पे एक्ट करते हैं, प्राइमिंग देम फॉर द वायरल डिफेंस। ठीक है, तो वो लोकल सेल्स पे एक्ट करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं वायरल डिफेंस के लिए। बाय डाउन रेगुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उनकी प्रोटीन सिंथेसिस को डाउन रेगुलेट कर देते हैं टू रेजिस्ट पोटेंशियल वायरल एप्लीकेशन, ताकि इस तरीके से ये वायरल एप्लीकेशन को रजिस्ट करते हैं। एंड बाय अप रेगुलेटिंग MSC एक्सप्रेशन, और इसके अलावा ये MSC एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट कर देते हैं टू फैसिलिटेट रिकॉग्निशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, ताकि इन्फेक्टेड सेल्स की रिकॉग्निशन हो सके। आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन एक्टिवेटिंग एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन जो है वो एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि जब कोई भी सेल्स जो हैं वो वायरस के साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे तो वो इंटरफेरॉन्स को सिंथेसाइज करेंगे, और इंटरफेरॉन्स फिर जो हैं वो इन सेल्स को प्रिपेयर कर देंगे वायरल डिफेंस के लिए। इसमें ये दो चीज़ें करेंगे, एक तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को डाउन रेगुलेट कर देंगे ताकि वायरल एप्लीकेशन ना हो सके, और दूसरा ये MSC के एक्सप्रेशन को अप रेगुलेट कर देंगे ताकि इनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके, इन्फेक्टेड सेल्स की रिकॉग्निशन हो सके। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन्स का जो है वो हो गया फंक्शन मैकेनिज़्म। क्लिनिकल यूज़ है इनका क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस, कैपोसी सारकोमा, हेयरी सेल लुकेमिया, कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम, लीनर सेल कार्सिनोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड क्रॉनिक ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंटरफेरॉन्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड डिप्रेशन है, न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स इसमें कम हो जाते हैं, मायोपैथी है, इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड ऑटोमिनिटी भी इनकी वजह से हो सकती है। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, और न्यूट्रोपीनिया है, और डिप्रेशन है, मायोपैथी है, और इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड ऑटोइम्यूनिटी है। इसके बाद हम देखते हैं सेल सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, सेल सरफेस प्रोटीन्स वो हैं जो किसी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। टी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? पी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस और हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हमने देखना है कि ये सब सेल्स के ऊपर कौन से सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले टी सेल्स। टी सेल्स के ऊपर है टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर बाइंड्स एंटीजन एंड एंटीजन MSC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टी सेल रिसेप्टर जो है वो एंटीजन और MSC के कॉम्प्लेक्स को बाइंड करते हैं,
और CD3 होगा इनके ऊपर एसोसिएटेड विद द TCR फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, एक तो इनके ऊपर T सेल रिसेप्टर होता है, एक CD3 होता है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, और एक CD28 होता है। CD28 बाइंड करेगा B7 ऑन दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, CD28 जो है वो B7 को बाइंड करता है ऑन दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। हेल्पर टी सेल्स में CD4 है, CD40 लिगेंड है, CXCR4 ओवर CCR5। ठीक है, CXCR4 ओवर CCR5 को रिसेप्टर्स फॉर दी HIV। हेल्पर टी सेल्स के ऊपर HIV के को रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये बात MCQs में भी आ सकती है कि कौन से सेल्स हैं जिनके ऊपर HIV के को रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, तो वो हैं हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, तो इनके ऊपर CD4 CD40 लिगेंड, CXCR4 और CCR5। ठीक है, CCR5 को रिसेप्टर्स फॉर HIV। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर है CD8 और रेगुलेटरी टी सेल्स के ऊपर है CD4 और CD25। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बी सेल्स। बी सेल्स में जो है वो सेल सरफेस में एक तो IG है, बाइंड्स एंटीजन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होगी और ये एंटीजन को बाइंड भी करती है। CD19, 20 और 21 ये भी इसमें प्रेजेंट होंगे। जो 21 है वो रिसेप्टर है फॉर दी एप्स्टीन बार वायरस, यानी कि एप्स्टीन बार वायरस से जिन सेल्स में सबसे पहले इन्फेक्ट होना है वो बी सेल्स हैं। CD40 भी इनके ऊपर होगा और MSC2 और B7 CD80 ओवर 86 को कहते हैं। ठीक है, B7 में CD80 ओवर 86। ठीक है, उसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स में है CD16। ठीक है, विच बाइंड CFC ऑफ IgG। CD56 सजेस्टिव मार्कर फॉर द नेचुरल किलर सेल्स। CD16 और CD56 है इसमें। CD16 जो है वो IgG के FC पोर्शन को बाइंड करते हैं और जो CD56 है वो सजेस्टिव मार्कर है फॉर द नेचुरल किलर सेल्स। मैक्रोफेजेस में CD14 है। ठीक है, ये तो वैसे ही रिसेप्टर फॉर दी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, फॉर एग्जांपल द लिपोपॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, CD14 है इसमें। CD40 है। अब CD40 मैक्रोफेज में भी है। ठीक है, बी सेल्स पे भी है और हमने इसको देखा यहाँ पे CD40 लिगेंड है हेल्पर टी सेल्स पे। ठीक है, CD40 लिगेंड हेल्पर टी सेल्स पे है, बी सेल्स पे CD40 है, मैक्रोफेज पे भी CD40 है। और उसके बाद इसमें CCR5 है। ठीक है, MSC2 है, B7 है, FC एंड C3B रिसेप्टर्स। ठीक है, C3B रिसेप्टर्स मैक्रोफेज के ऊपर प्रेजेंट हैं, यानी कि ये फैगोसाइटोसिस को इन्हांस करेंगे। हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स में CD34 प्रेजेंट है। ठीक है, CD34 हिमाटोपोटिक स्टेम सेल्स। मैक्रोफेजेस पे भी सारे बी सेल्स वाले तकरीबन प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके ऊपर C3B रिसेप्टर्स हमें याद रहेंगे क्योंकि इन्होंने ही फैगोसाइटोसिस करवानी होती है। ठीक है, इसके अलावा CD14 इनके ऊपर प्रेजेंट होंगे जो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, और इसमें CD40 भी होगा जो कि बी सेल्स पे भी होगा। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स में सिर्फ दो हैं, CD16 और CD56। ठीक है, 56 तो वैसे ही याद रहेगा क्योंकि ये नेचुरल किलर सेल्स का मार्कर है। ठीक है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में CD8 है, सिर्फ CD8 है। रेगुलेटरी टी सेल्स में CD4 और CD25 है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एनर्जी।